नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव का जागा पाक प्रेम, बोले पाकिस्तान को नहीं मानते भारत का दुश्मन। बीजेपी का पलटवार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। केजरीवाल पर सिद्धू ने किया बड़ा हमला, बोले एक दिन में 5000 से ज्यादा मैसेज नहीं आ सकते। केजरीवाल ने किया घोटाला, चुनाव आयोग से की शिकायत। उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व पर नया सियासी दांव, बोले बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व बस सत्ता के लिए है। फडणवीस ने किया पलटवार। गणतंत्र दिवस परेड में सुभाष चंद्र बोस की बंगाल की झांकी नहीं होगी शामिल। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका हुई खारिज। इमरान खान की विपक्ष को चेतावनी, पीएम पद छोड़ने को किया मजबूर तो और खतरनाक हो जाएगा। सबसे पहले बात अखिलेश के पाक प्रेम की। यूपी चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी वोटों की खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है। अखिलेश के पाक प्रेम पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। संबित पात्रा ने कहा कि जो जिन्ना का नाम लेकर उतरे थे वो आज पाकिस्तान तक पहुंच गए। अगर याकूब मेनन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश जी याकूब को भी उम्मीदवार बना देते और कसाब को स्टार प्रचारक के रूप में उतार देते। इन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पूरी प्रक्रिया की थी। डॉक्टर साहब, अखिलेश का पाक प्रेम क्या मुस्लिम वोट बैंक पाने की एक नई रणनीति है? देखिए, अखिलेश यादव ने कई सारी बातें और बड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें उन्होंने कह दी। पाकिस्तान हिंदुस्तान का राजनीतिक दुश्मन है। ये दुश्मन कैसा होता है? राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान का, ये समझ में नहीं आया ये बात। अरे भाई, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कत्लेआम करवाने वाला मुल्क है। उसके साथ हमारे युद्ध हुए हैं। आए दिन वो बॉर्डर के ऊपर कायरों की भांति क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है। कई हमारे जो जवान हैं उसमें शहीद हो चुके हैं जी। वो आतंकियों को भेजता है, बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करता है। और अखिलेश यादव को पाकिस्तान में दुश्मन नजर नहीं आता। ये क्यों कहा गया, इसको समझिए। हिंदुस्तान में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उनके दिमाग में एक कीड़ा है, एक बीमारी है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं। बीजेपी वालों को नहीं, मैं सेकुलर पार्टियों के बारे में कह रहा हूं। तमाम सेकुलर पार्टियां, उनको लगता है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो गद्दार है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जिहादियों को बहुत ही ऊंचे दर्जे पे रखने वाला मुसलमान है। कोई भी लश्कर तौबा हो, ओसामा बिन लादेन हो, चाहे इस तरह के जो हार्डकोर आतंकवादी हैं, उनके प्रति संवेदना रखने वाला है हिंदुस्तान का मुसलमान। ये कीड़ा, ये रोग, ये मानसिक बीमारी हिंदुस्तान की सारी सेकुलर पार्टियों के दिमाग में है। और इसलिए जब चुनाव आता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं। उनको लगता है ये सिकनेस है। आप इनकी साइकोलॉजी को समझिए। इनको लगता है कि मैंने जिन्ना को महापुरुष बता दिया तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। इनको लगता है कि भाई पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर दो, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हो जाएंगे। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही ये तय करना चाहिए कि अखिलेश यादव जिस मानसिकता से इस तरह की बातें कर गुजरते हैं, क्या वो सही है या गलत है। दिक्कत क्या है कि बीजेपी को हराने की इस अंधी दौड़ में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना सुध-बुध खो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सिद्धू और केजरीवाल के बीच शुरू हुई जंग पर। पंजाब में मिस्ड कॉल वाले प्लान से सीएम चेहरे का ऐलान कर केजरीवाल सिद्धू की रडार पर आ गए हैं।
सिद्धू ने केजरीवाल की नौटंकी की पोल खोलते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आपकी शिकायत की है क्योंकि उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। आपने मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए फ्रॉड किया है क्योंकि एक प्राइवेट नंबर पर 24 घंटे में 5000 से अधिक कॉल या मैसेजेस नहीं आ सकते। ये लोगों को फंसाने की साजिश थी। ये एक तरह का घोटाला है और इसके खिलाफ हमने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। डॉक्टर साहब, क्या सिद्धू केजरीवाल पर जो ये मिस्ड कॉल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं सही बात है? बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये केजरीवाल। लेकिन पंजाब के चुनाव में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गर्मी आ गई। जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कभी केजरीवाल के साथ चोरी चोरी चुपके मीटिंग कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, आज तलवार खींच लिया इन्होंने। और क्या ज़बरदस्त प्रहार केजरीवाल के ऊपर किया गया। लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। एक नंबर, सिर्फ एक प्राइवेट नंबर दिया गया है, उसमें इसने कह दिया भाई 80 लाख लोगों ने हमें मैसेज दे दिए। सिद्धू साहब सही कह रहे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ टेक्निकलिटीज की वजह से सिद्धू नाराज नहीं है। दिक्कत ये है कि सिद्धू का भी नाम उसमें केजरीवाल ने डाल दिया। अब आप समझिए, केजरीवाल इस तरह के ट्रिक्स करने में सबसे माहिर खिलाड़ी है। लोगों को भ्रम में डालने में वो सबसे अव्वल है। उसके आसपास भी कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। झूठ वो सत्य से भी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बोलता है। अब उसने क्या किया, उसके दिमाग में ये लगा होगा कि भाई सिद्धू ही कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होगा। दिल्ली में ही काम इसने किया था। दिल्ली में बीजेपी ने किसी मुख्यमंत्री चेहरे को सामने नहीं किया और ये अपने मन से ही कभी मनोज तिवारी को तो कभी किसी और को मुख्यमंत्री बना करके वो जो है वो प्रोपेगेंडा खुद करता था। उसी तरीके से इसने ये ट्रिक खेला और नवजोत सिंह सिद्धू 93% वोट जो है वो चन्नी को गिरवा दिया और सिद्धू के नाम 2-3% जो है डलवा दिया। तो सिद्धू उसी से नाराज हो गए कि भाई मेरा नाम क्यों डलवाया, ये तो आम आदमी पार्टी अपने में करवा रहे थे, मुझे क्यों घसीट डाला। अब घसीट डाले हो तो फिर अब जो है उस पर बातचीत। एक बात जो समझने की है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीति का नटवर लाल है। भाई दिल्ली में आप मुख्यमंत्री का चेहरा थे तो आप ये नारा दे सकते हो कि एक मौका केजरीवाल को पहले इलेक्शन में, फिर आपने सेकंड टाइम जब चुनाव लड़ा तो बार बार केजरीवाल। ठीक, दिल्ली में समझ में आता है। ये पंजाब में एक मौका केजरीवाल को, ये कौन सा खेल है जी? ये क्या खेल है? प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन तो करते हैं बंगाल में, लेकिन जाकर के वो कहते हैं क्या कि एक मौका मोदी को? या यूपी के अंदर चुनाव हो रहा है तो आप ये कहते हो कि बार बार मोदी। भाई आपका चीफ मिनिस्टर चेहरा आपने सामने ला करके रख दिया है। यहां तो योगी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, वहां मान के नाम पे आप वोट मांगो, तो दाल में कुछ काला है। ये भगवंत मान को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई वो एक मौका केजरीवाल को करवाएगा और चुनाव के बाद बोल देगा कि भाई लोगों ने तो केजरीवाल के नाम पे वोट दिया है, तुम अब साइड हटो। तो कुछ भी ये पॉसिबल है, ये कुछ भी कर सकता है। और राजनीति में जितने ज़्यादा इसने सारे डर्टी ट्रिक्स सीखे हैं, ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ठाकरे की हिंदुत्व राजनीति पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि शिवसेना ने सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ
25 साल बर्बाद किए। शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। मेरा मानना है कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व केवल सत्ता के लिए है। ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि शिवसेना की सेलेक्टिव मेमोरी है। शिवसेना का तब जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त मुंबई नगर निकाय में बीजेपी के सदस्य थे। डॉक्टर साहब, अचानक उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व कार्ड की याद कैसे आई है? देखिए, कल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनका जन्मदिन था, तो उनको कुछ आकर के बोलना ही था। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर ही काफी है हिंदुत्व को बताने के लिए। लेकिन शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व को इन्होंने तो बिल्कुल उसकी तिलांजलि दे दी है। आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठ के सत्ता का रसपान कर रहे हो जो आए दिन माइक उसके सामने आता नहीं है कि राहुल गांधी हिंदुत्व को गालियां देता है। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जिसने इन्हीं बाला साहब ठाकरे को घर से घसीट के गिरफ्तार करने की पूरी नाटक नौटंकी रची थी, ये शरद पवार। राजनेताओं की मेमोरी खराब होती है, लेकिन इतनी खराब ये उद्धव ठाकरे जी से ही समझ में आता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 साल तक गठबंधन बनाना बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आज का दिन नहीं था ये बात कहने की। आप क्या कह रहे हो? कभी इसके बारे में सोच भी लिया होता? किन लोगों के कहने पे आप इस तरह की बातें कह रहे हो? आप तो राजनीति में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन होना है, इसका फैसला ये तो स्वयं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने लिया था। आप उनके फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। ये क्या है? बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया में लोगों के लिए वो एक वंदनीय शख्सियत है। और उनके फैसले के ऊपर सवाल उठाने वाले उद्धव ठाकरे होते कौन हैं? पीछे के रास्ते से सत्ता आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दें। आपके पिता हैं, लेकिन वो तमाम हिंदुओं के वंदनीय भी हैं। इसलिए जो बात जो आज उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है वो बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है। जी डॉक्टर साहब, अब बात ममता को लगे बड़े झटके पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं करने का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसे लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि बस एक दिन और बाकी है, इतनी देर क्यों की गई। मुख्य न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस मामले में बहुत ही देर हो चुकी है। 2 दिन के बाद ही गणतंत्र दिवस है, इसीलिए मामले को खारिज कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये ममता सरकार के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा? देखिए, ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है पूरी तरह से। पहले से ही तमाशा चल रहा है कि बंगाल के झांकी को नहीं डालने दिया गया, मोदी सरकार ने बंगाल से बदला लिया। और कल वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हुआ, वो अलग तमाशाबाजी कर रही है। उनको दिक्कत ये हो रहा है कि भाई चूंकि बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इसलिए ममता बनर्जी की उसके ऊपर बपौती है। ये सिख माइंडसेट की जो परिभाषा होती है उसमें ही ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। क्या है मसला, समझ लीजिए। जो गणतंत्र दिवस के दिन जो झांकियां निकलती हैं उसकी संख्या फिक्स्ड है, 21 निकलेंगी। उसमें तमाम तरह के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स वो हर साल अपनी अर्जी देते हैं। इस बार 56 अर्जी आए हैं।
56 में से 21 को चुनना है, 56 में से 21 को चुनना है। और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी होती है कि जो उसमें सेलेक्ट करती है और उसमें रिजेक्ट करती है। तमिलनाडु से भी आया, भाई आप देखिए 21 ही जाएगा तो कई सारे राज्यों के भी जब आप चले जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कभी आईटीबीपी का आता है, कभी बीआरओ का आता है, कभी आर्मी का आता है, हर तरह के, कभी एनसीसी का होता है, अलग अलग, कभी डीआरडीओ का होता है, हर जगह झांकी, हर लोग को, हर संगठन इस तरह से वो करना चाहता है, लेकिन कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को नहीं मिलता है। अब इन्होंने बना दिया कि भाई मोदी सरकार जो है बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। भाई 2 साल पहले 2019 में तो बंगाल की झांकी तो आई थी, तो उस समय क्या बदला लिया जा रहा था, उसमें क्या हो गया था, तो वो प्रायोरिटी होता है। इसमें हुआ क्या ये भी समझ लीजिए, जब सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इतना बड़ा ऑलरेडी कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, और उसी चीज को फिर आप झांकी में भी डाल देंगे, इससे बेहतर दूसरे राज्य को कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें? बंगाल में आप झांकी निकालिए, सारा कुछ कीजिए, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति घृणा के ऊपर है। ममता बनर्जी की राजनीति वो बदले की भावना के ऊपर आधारित होती है हर चीज में। और ये टैंट्रम जो है उनका, ये टैंट्रम वो बंगाल में भद्रलोक वो तो बर्दाश्त कर सकता है, देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी वो बनारस आने वाली हैं, बनारस में उन्हीं लोगों के सामने वोट मांगेंगी, वोट के लिए गिड़गिड़ाएंगी जिनको वो बंगाल के चुनाव में कह रहे थे यूपी वाले गुंडे, आउटसाइडर। अब ये गुंडों के सामने वोट कैसे मांगने की जो कला है वो देखने के लिए हम लोग भी बनारस पहुंचेंगे। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षी दलों को खुली चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें पीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही इमरान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। दरअसल पीडीएम 23 मार्च को सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने वाली है। इस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये कदम विफल हो जाएगा। अगर मैं सड़कों पर आ गया तो विपक्ष को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, इमरान खान की विपक्ष को धमकी क्या साबित कर रही है? भाई मैंने बार बार कहा कि केजरीवाल और इमरान खान ये मौसेरे भाई हैं। ये इनकी राजनीति उसी तरीके से है। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक भ्रष्ट अधिकारी की जो केजरीवाल के दफ्तर में काम करता था, उनका सेक्रेटरी वगैरह हुआ करता था, उनके यहाँ छापेमारी हुई। वो यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा आपको। यूं उंगली दिखा दिखा करके धमकी दे रहा था, मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इमरान खान की सत्ता जाने वाली है। आर्मी ने कह दिया है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब आप देखिए क्या स्थिति हो गई है, मतलब क्या स्थिति हो गई है। अभी पाकिस्तान की तरफ से उनकी सुरक्षा नीति आई जी, और वहां की आर्मी की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा वार्ता होना चाहिए, ऐसी संधि होनी चाहिए कि हम अगले 100 साल तक हिंदुस्तान से युद्ध नहीं करेंगे जी। निकल गई हेकड़ी। ये जो बाजवा का पूरा जो हेकड़ी, ये जो लोग जो न्यूक्लियर पावर हैं तो युद्ध करेंगे, तो युद्ध से छीनेंगे कश्मीर को, ये सारी चीज़ें। और रक्षा नीति में बताया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान के साथ लड़कर ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। भाई ये बातें क्यों कही जा रही है? ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि एक तो इमरान खान डोमेस्टिक लेवल पे जो बड़े बड़े लंबी लंबी जो वो वादे उसने किए थे कि रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना तो अपनी जगह पे, ये रियासत पुदीना बना दिया इसने। तो डोमेस्टिक लेवल पे तो फेल हुआ ही, और डिप्लोमेटिक स्तर में पूरी दुनिया में ये प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान की जो सरकार ने जो डिप्लोमेसी खेली है, इनका टेटुआ दबा दिया। इस वजह से ये न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। अब इनके पास और कुछ करने का रास्ता नहीं बचा हुआ है। वो धमकी दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी जिसको कह सकते कि घेराबंदी
विपक्ष की तरफ से किया जाएगा और इमरान सरकार वो खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।